तो दोस्तों यहीं से सारा इनका माया जाल स्टार्ट होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे चैट कर रहे हैं। कि मार्क जुकरबर्ग की क्लास लगी और उन्होंने बाकायदा एक न्यूज़पेपर के अंदर माफ़ी भी मांगी। 80% के आप ऑफ पे आप सामान ले सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, चाहे वो आपकी क्लॉथ हों या बूट हों, हर चीज़ 80% ऑफ पे ले सकते हैं। मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में मिल सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप चेकआउट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, यदि आप प्रोडक्ट का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। आज से 5 दशक पहले बोली गई ये बात आज के टाइम पे डेटा के दलालों पे बिल्कुल सटीक बैठती है। डेटा के दलाल सुन के आप हैरान होंगे कि डेटा के दलाल क्या होते हैं। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आज से पहले हमने सुना था आरटीओ के दलाल, पोस्ट ऑफिस के दलाल या शेयर मार्केट के दलाल, लेकिन आज के टाइम पे डेटा के दलाल भी हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है डेटा। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन उतना ही ज़्यादा मनी जनरेट करता है। तो कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं, जैसे फेसबुक या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं जहां पे आप डेली वीडियो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारे एप्लीकेशन अपने आप को यूज़ करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। तो आपको लगेगा कि बिल्कुल चार्ज करते हैं, जो हमारा इंटरनेट पैक होता है वो उस पर यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट आती है, उसके लिए हमारा ये 10, 20, 50 रुपये का जो इंटरनेट का चार्ज होता है वो बहुत ही माइनर है। ये इनफ नहीं है। अगर इसकी एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो फेसबुक, अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के 18 डेटा सेंटर हैं और जिनको मेंटेन करने के लिए लगभग 20 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो आप सोच के देखिए कि 20 मिलियन कॉस्ट आ रहा है, क्या वो हमारे डेली 10 या 20 रुपये के इंटरनेट पैक से पूरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं पूरा हो सकता दोस्तों, क्योंकि अगर हम 20 या 30 रुपये का अगर हम डेटा पैक का रिचार्ज कराएं तो बड़े आराम से 2 या 3 GB मिल जाता है, जो कि हमारा पूरा एक दिन तक सफरिंग चल सकता है। तो 20-30 रुपये में ये 20 मिलियन का कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल है। तो आखिर ये सभी एप्लीकेशन इतने बड़े डेटा सेंटर को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो उसका जवाब है एडवर्टाइजमेंट। जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ये सभी अपना मनी जनरेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, और जहाँ से हम मेंटली, इमोशनली और फिजिकली इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं? तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या कभी आपने ये फील किया है कि आपने कभी किसी बूट की इमेजिन कर रहे थे, कोई जूता लेना चाहते थे और उसी बूट का आपके पास एडवर्टाइजमेंट चलने लग गया, या 4-5 दिन बाद आपके किसी अच्छे फ्रेंड का बर्थडे है और 4-5 दिन पहले ही आपको बड़े सारे बर्थडे गिफ्ट वाले एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक या जिस भी आप सोशल मीडिया का ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर दिखने लग गए। या हो सकता है कि वो फ्रेंड आपकी कोई लेडीज़ फ्रेंड हो और आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है वो लेडीज़ के गिफ्ट से रिलेटेड बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट दिखने लग गए। या हो सकता है कि आपने कहीं पे आपको पैसे की ज़रूरत हो और अचानक से आपके उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर ढेर सारे लोन्स वगैरह की एडवर्टाइजमेंट चलने लग जाए। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि जब हमने इन एप्लीकेशन को बताया ही नहीं कि हमें लोन की ज़रूरत है या हमें बूट की ज़रूरत है या मेरे किसी फ्रेंड के बर्थडे आने वाला है उसका गिफ्ट दो, तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट आ कहाँ से रहे? तो दोस्तों यहीं से सारा इनका माया जाल स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशन, वो सब हमारे एक एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कब लाइक कर रहे हैं, हम कितना टाइम उसके ऊपर बिता रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं, किसको हम अनलाइक कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे हैं, हम क्या कमेंट कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनका रिकॉर्ड होता है हमारा। और जब हम वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं और उधर से वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उनको हमारे इमोशंस के बारे में पता लग रहा होता है कि हमें किस बात पे गुस्सा आ रहा है जब हम किसी से कमेंट में चैट कर रहे हैं, हमें किस बात पे अच्छा फील हो रहा है। तो जिस बात पे हमें गुस्सा आ रहा होता है उस रिलेटेड हमें वीडियो कम दिखानी है, जिस चीज़ से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको हम बार बार देखना पसंद कर रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो हमें हमारे सामने बहुत ज़्यादा दिखेगी। उसके बाद अगर हम किसी को कमेंट करते हैं और उस कमेंट के अंदर कहीं अगर पैसे की लेन देन की अगर बात करते हैं कि ज़रूरत से रिलेटेड या हमें पैसे की नीड है, ऐसा कुछ अगर कमेंट करते हैं, तो वहीं से वो हमारे थॉट को समझ जाते हैं कि इस टाइम पर हमें पैसे की ज़रूरत है और हमें ढेर सारे लोन्स के एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट दिखाने लग जाते हैं। या हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और उसका 4-5 दिन बाद बर्थडे है, तो बर्थडे तो वो उनकी प्रोफाइल से निकाल लेगा। उसके बाद हम उससे रेगुलर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करना होता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड लिस्ट में तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उन सबका बर्थडे का हम नहीं मनाते हैं, लेकिन जिससे हम बहुत क्लोजली या डेली बेसिस पे बात कर रहे होते हैं, उनका बर्थडे जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे हमें बर्थडे गिफ्ट की एडवर्टीजमेंट चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कहाँ तक ये हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ से ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं, और वो हमारी माइंड के साथ गैम्बलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा सिस्टम क्या है।
जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे लाखों की संख्या में दुकान है और करोड़ों की संख्या में कस्टमर्स हैं, लेकिन ये जो लाखों दुकानदार हैं उनको पता ही नहीं है कि इस मार्केट के अंदर आए उन करोड़ों कस्टमर में से कौन से कस्टमर उनके कपड़े की दुकान के लिए आए हैं या कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, या उस बूट वाले दुकानदार को ये नहीं पता है कि कौन सा कस्टमर उसके दुकान के लिए आया है। लेकिन यहीं पे एक बीच में एक ऐसा आदमी आता है जो उस दुकानदारों को कहता है कि यहाँ पे उपस्थित 1 करोड़ लोगों के बारे में इसको पूरी नॉलेज है, इसको सब पता है कि कौन सा व्यक्ति मार्केट के अंदर क्या लेने आया है, कौन सा व्यक्ति बूट लेगा, कौन सा व्यक्ति कपड़ा लेगा। मतलब अगर 1 करोड़ कस्टमर हैं तो उनमें से कम 10,000 तो ऐसे होंगे जो जूते लेने आए होंगे। तो यहाँ पे वो व्यक्ति क्या करता है, उस दुकानदार के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं आपको एट अ टाइम जस्ट अभी 10,000 लोगों का डेटा दे सकता हूँ जो यहाँ पे स्पेशल बूट लेने आए हैं। उनका कलर भी बता देगा, उनका प्राइस रेंज भी बता देगा कि कितने प्राइस तक वो बूट लेंगे, कौन से ब्रांड का बूट लेंगे और किस कलर का लेंगे। इतना मैं डेटा आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन सबके बदले में मैं आपसे चार्ज करूँगा। तो दोस्तों, जब वो दुकानदार को पता लगता है कि ऐसे तो मुझे ढूंढना पड़ेगा और कस्टमर को भी पता नहीं मेरी दुकान मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे अच्छा अगर ये बीच में एक व्यक्ति है जो मेरे को 10,000 कस्टमर एट अ टाइम दे सकता है तो क्यों ना मैं इसको पैसा दे दूँ। तो दोस्तों, यही वो व्यक्ति है जो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और यही वो दुकानदार है जिनका हमें एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर काम करता है कि सबसे पहले लोग इस पर बिलीव करें। जैसे किसी भी सोशल मीडिया ऐप की बात करूं तो सबसे पहले वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे जिससे कि आप उसके ऊपर बिजी रहें। ठीक है, जब आप उस पर बिजी रहेंगे, आपको उस पर मज़ा मिलेगा, आप उसको डेली सफरिंग करते रहेंगे, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, तो आप उसके ऊपर बिलीव करने लग जाएंगे। और जब आप उस सोशल मीडिया के ऊपर बिलीव करने लग जाएंगे तो वहाँ से वो आपकी डेटा कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके एडवर्टीजमेंट वाली कंपनियों को सौंप दिया जाएगा, जहाँ से वो बहुत हाई मार्जिन में कमीशन जनरेट करेंगे और आपको बदले में क्या मिलेगा, सिर्फ ढेर सारी वीडियोज़ जो आप डेली देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि हमारा डेटा इनके पास कैसे उपलब्ध हुआ। तो वही चीज़ जो मैंने अभी वीडियो के अंदर क्लियर किया है कि जब आप किसी को लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं या किसी से बात करते हैं तो उस बात के अंदर आपका थॉट पता लगता है, आपका माइंड पता लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुश हैं या दुखी हैं, ये सारी चीज़ें पता लगती हैं और यहाँ से वो आपकी डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। इसके अलावा भी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे साधन हैं। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं, जब आप उस पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहले ही आपसे टर्म एंड कंडीशन मांगा जाता है और जब टर्म एंड कंडीशन मांगा जाता है तो आप वहाँ पे बड़े इजीली वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना पढ़े। क्यों नहीं पढ़ते हम? क्योंकि वो टर्म एंड कंडीशन इतना ज़्यादा लॉन्ग और इतना ज़्यादा बोरिंग बनाया गया होता है ताकि हम उसे पढ़े ही नहीं। लेकिन उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर अगर शॉर्ट में बताऊं कि क्या लिखा होता है तो वो यही होता है कि हम आपकी प्रोफाइल से लेके, आपकी गैलरी से लेके, आपके फ़ोन से लेके सारी डाटा को कंट्रोल एंड कलेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या परमिशन देना चाहते हैं तो हम वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और परमिशन उनको दे देते हैं। और जब परमिशन दे देते हैं तो उनको हमारे फ़ोन की गैलरी का एक एक चीज़ पता होता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पता होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे चैट कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास रिकॉर्डेड रहता है। तो यहाँ से वो हमारी ढेर सारी डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब आपको लगेगा कि ये टर्म एंड कंडीशन को इतना इजीली मतलब हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। सन 2017 के अंदर एक कॉलेज के प्रोफेसर जोनाथन और एनी ने एक फेक एप्लीकेशन बनाया, फेक वेबसाइट बनाया और वो वेबसाइट चेक करने के लिए बनाया गया था कि लोग टर्म एंड कंडीशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। और 443 स्टूडेंट्स को वो उस वेबसाइट का लिंक भेजा गया यूज़ करने के लिए और उनमें से 1/4 लोगों ने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था बिना पढ़े ही, और सिर्फ कुछ ही लोग रह गए थे जिन्होंने टर्म एंड कंडीशन को नहीं एक्सेप्ट किया था। क्योंकि उस वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति इस वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता है वो अपनी पहली संतान इस वेबसाइट के ओनर को देने के लिए एग्री करता है। तो सोच के देखिए कि 1/4 लोगों ने इसके लिए भी हाँ कर दिया था। तो इससे क्लियर होता है कि हम टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है और इतना लॉन्ग होता है कि उसे एक आम इंसान समझ भी नहीं पाता। उसको समझने के लिए किसी लॉयर वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म एंड कंडीशन दिखाया गया होता है। और जब फेसबुक बना था उस टाइम पे कुछ लोगों ने मतलब टर्म एंड कंडीशन को लेके या उनके जो भी डेटा को स्टोर किया था उसको लेके सवाल जब उठाया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क जुकरबर्ग ने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो फेसबुक को यूज़ करना चाहता है विदाउट एक्सेप्टिंग टर्म एंड कंडीशन, तो उस व्यक्ति को फेसबुक यूज़ करने के लिए पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात यहीं पे आ जाती है कि अगर आप टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप अपने डेटा को उनको स्टोर करने का एग्री नहीं देते हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें चलती हैं जहाँ से हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ तक हम धीरे धीरे इन एप्लीकेशन के बीच में फंसते चले जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब वेबसाइट बनी थी, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे डेटा को स्टोर करने का कोई साधन नहीं था। तो आपने देखा होगा जब भी आप अगर किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद जब लॉग आउट कर जाते हैं तो दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ जाता था, दोबारा से सारा OTP एंड पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, अभी वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो
ये डाटा को स्टोर करने का जो सिस्टम आया वो लेके आया लॉ मोंटेली ने। उन्होंने कुकीज़ नाम की एक एप्लीकेशन बनाई जो कुकीज़ क्या करती हैं, वो हमारे डाटा को स्टोर कर लेती हैं। जो भी हम किसी भी वेबसाइट पे अपना जो भी डिटेल डालेंगे वो डिटेल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ लॉगिन करना रहेगा और हम दोबारा से वहीं से हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ से हम उसको क्विट करके गए थे। अब इन डेटा का इस्तेमाल और कहाँ होता है? सबसे पहले तो डेटा का इस्तेमाल होता है एडवर्टीजमेंट में। इसके अलावा डेटा का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो डेटा का इस्तेमाल उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे किया जाने लग गया और इससे एक आम इंसान मेंटली फिजिकली उनके कंट्रोल में कैसे आ गया उसको खुद भी नहीं पता था। जैसे हम सभी को पता है कि हम कभी ब्रिटिश के अंडर यानी कि हम उनके गुलाम थे, तो आज भी हम गुलाम हैं, लेकिन आज हम गुलाम हैं सोशल मीडिया के। क्योंकि जब अगर हम अपने दिन का 7 से 8 घंटा अगर किसी को दे रहे हैं और विदाउट किसी हेजिटेशन के दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम गुलामी से भी बहुत ऊपर के लेवल के पहुंच गए। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे हमें रियलाइज था कि हम गुलाम हैं और उसके लिए हम फाइट कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया के गुलाम तो हैं, लेकिन हम फाइट भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना सारा काम धंधा छोड़ के जो हमें सोशल मीडिया के अंदर जो अच्छा लग रहा है, सिर्फ उस अच्छा को देखने के लिए अपना सारा का सारा टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट किसी तरह के फ़ायदे के। अब इन सब का फ़ायदा उठाते हुए 2021 के अंदर कुछ हैकर्स ने एयर इंडिया के 4.5 मिलियन पैसेंजर के डेटा को ही उन्होंने चुरा लिया। इसके बाद 2020 की अगर बात करूं तो 2020 में लगभग 20 मिलियन बिग बास्केट के जो कस्टमर थे उनका डेटा चुरा लिया गया और डार्क वेब पे बेच दिया गया। तो इतनी सारी चोरियां हो रही हैं डाटा को शेयर करने में, बेचने में। अब इन डाटा को बेचने के बदले आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है, क्योंकि आपको 20 मिलियन लोगों का दिमाग आपको दिया जा रहा है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे टाइम ज़्यादा बिताते हैं। इन सब चीज़ों के बदले में आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है, जिसकी वजह से डाटा की चोरी मतलब होना बहुत बड़ा एक गैम्बल बन चुका है। अब इतना सारा डाटा जो चोरी हो रहा है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप इस बात से समझिए कि पेरिस के अंदर एक जूडा नाम की लड़की थी जो कुछ दिनों से टिंडर एप्लीकेशन यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद वो थोड़ा अपसेट रहने लग गई और उसके बाद अपसेट रहने के बाद उसने टिंडर के जो भी मैनेजमेंट है वहाँ पे एक एप्लीकेशन दर्ज किया और उसने अपना डाटा मतलब मंगवाने की कोशिश की। वो देखना चाहती थी कि अब तक जितने दिन उसने टिंडर यूज़ किया उसने कितना डाटा वहाँ पे उसका अवेलेबल है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जब एप्लीकेशन डाले गए उसके बाद टिंडर ने उसका कुछ ही दिनों का डाटा निकाल के दिया जो कि 800 पेजों का था। तो सोच के देखिए कि कुछ दिनों में ही टिंडर ने उसका 800 पेजों का डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो सोच के देखिए कि हम पता नहीं कितने सालों से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमारे कितने डेटा उनके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा इन डेटा का जो इस्तेमाल है पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनका डिसीजन चेंज करने के लिए। जैसे अगर 2018 की बात करूं तो फेसबुक ने 50 मिलियन लोगों का जो डेटा है वो कैम्ब्रिज एनालिटिक करके एक संस्था है जिसको दिया था 50 मिलियन लोगों का डाटा। और इस कैम्ब्रिज एनालिटिक को हायर कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस संस्था को हायर किया तो उन्होंने इस संस्था के जरिए 50 मिलियन जो लोग थे उनके डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने पता लगाया कि कितने लोग ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अगर थोड़ा सा इंसिस्ट किया जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या था? उसके बाद जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे उनको डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सारी वीडियो दिखाई गई, इतनी ज़्यादा बैक टू बैक वीडियो दिखाई गई कि वो 50 मिलियन लोग से बढ़ के 75 मिलियन जो लोग थे वो प्रो डोनाल्ड ट्रंप हो गए थे। इतने ज़्यादा उनके फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। लेकिन बाद में जब इस चीज़ का खुलासा हुआ तो यूएस दफ्तर के अंदर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की क्लास लगी और उन्होंने बाकायदा एक न्यूज़पेपर के अंदर माफ़ी भी मांगी। तो सोच के देखिए कितने बड़े लेवल तक ये सारा चीज़ हो रहा है इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू। अब सवाल आता है दोस्तों कि हम ये सब चीज़ें जानते भी हैं कि हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया पे चिपके रहते हैं, फिर भी हम वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मज़ा, जो हमें एक रश मिल रहा होता है उन वीडियो से। मैंने आपको पहले बताया कि ये एप्लीकेशन हमारे थॉट प्रोसेस से ये पता लगाते हैं कि हमें क्या पसंद है और जो हमें पसंद होता है वो चीज़ें हमें बैक टू बैक दिखाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जितनी ज़्यादा वल्गर चीज़ें होती हैं, जितनी ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जिन चीज़ों से हमें रस मिलता है वो हमारे मन को बहुत भाता है और जो हमारे मन को बहुत भाता है हम उस चीज़ को अपना टाइम वेस्ट करके भी देखना पसंद करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो अगर कहीं पर आपके गली मोहल्ले या कहीं पर भी फैमिली में अगर लड़ाई होती है तो आपने देखा होगा कि 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है तब तक वहाँ से भीड़ हटती नहीं है। मतलब वो सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं उन लोगों का उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उससे उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। लेकिन उन लड़ाई झगड़ों से उनको क्या मिल रहा होता है? मज़ा मिल रहा होता है, रस मिल रहा होता है। तो उसको सुनने के लिए अपना टाइम वेस्ट करके भी उन लड़ाई झगड़ों को सुनते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहीं पर कोई एजुकेशनल चीज़ हो रहा हो या कहीं पे कोई जगराता हो रहा हो या कहीं पे कोई भजन हो रहा हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत कम लोग बैठे होते हैं, वही लोग बैठे होते हैं जो उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं।
जो अनरोल्ड पर्सन होते हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें एजुकेशनल हो रही थी, और जितनी भी एजुकेशनल चीज़ें होती हैं वो बोरिंग होती हैं, वो हमारे मन को रस नहीं देती हैं, उससे मज़ा नहीं मिल रहा होता, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे बैठते नहीं हैं। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर क्या होते हैं, जितनी भी फालतू की चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई जाती हैं, क्योंकि हमें उससे रस मिल रहा होता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कॉमेडी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे या ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियो, तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं वो कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करते हैं। और उस कॉमेडी वीडियो में भी क्या हम देखना पसंद करेंगे, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या जहाँ पे गाली गलौज हो रहा हो, या जहाँ पे बहुत वल्गर कॉमेडी हो रही हो। सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंडिंग में चलती है तो वो वल्गर कॉमेडी चलती है, ना कि कोई भजन या कीर्तन या किसी तरीके का कोई एजुकेशनल वीडियो। जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है, जितनी भी टैलेंटेड वीडियो है, लाइक पेंटिंग की वीडियो, सिंगिंग की वीडियो, उन पे व्यू बहुत कम होते हैं उन वीडियो के मुकाबले जहाँ पे वल्गर कॉमेडी हो रही है। तो वल्गैरिटी करना बहुत आसान होता है और ये इजीली बिना सीखे भी किया जा सकता है। इसी वजह से जो यूथ है वो इसकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो उसी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनाता है, और वो वीडियो घूम फिर के हमारे तक आती है हमारा टाइम इन्वेस्ट कराने के लिए। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया हमें अपने एप्लीकेशन के ऊपर चिपका के रखना चाहती है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में सोशल मीडिया एप्लीकेशन कामयाब भी रही हैं। एक बड़ी फेमस सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक चाइना से लॉन्च हुआ, और जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे टिकटॉक चाइना के बाद इंडिया या अलग अलग कंट्री के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ किया, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चला। और ट्रेंडिंग पे जाने के बाद इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ बढ़ा कि सारा दिन आपने देखा होगा लोग टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, चारों तरफ टिकटॉक होने लग गया। और इसी को देखते हुए अमेरिका की एक संस्था है टॉयज़ कंपनी लीगो करके, उसने 3000 बच्चों पे, अपने 3000 बच्चों और चाइना के कुछ बच्चों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो चाइना ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया, इससे तो जो हमारा यूथ है बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो ये जो टेंशन है ये तो चाइना को भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनके बच्चे भी बिगड़ रहे होंगे। तो यही जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सर्वे किया, ये जानने के लिए कि दोनों ही कंट्री के बच्चे आखिर में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों जान के आप हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर जितने बच्चों के ऊपर ये सर्वे किया गया उसमें से मैक्सिमम बच्चे या तो टिकटॉकर बनना चाहते थे, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते थे, या सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो कंटेंट बनाना चाहते थे। वहीं पे जब यही चीज़ चाइना के बच्चों से पूछा गया तो चाइना के बच्चों ने जवाब दिया कि मैक्सिमम बच्चे वहाँ के एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे या किसी न किसी देश के किसी बड़े पद पे बैठना चाहते थे। तो ये जो डिफरेंस था ये देखने के बाद शॉक्ड रह गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चाइना के बच्चे, जहाँ से ये टिकटॉक लॉन्च हुआ, वहाँ के बच्चे तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, बाकी देश के जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने वाले एक क्रिएटर बनना चाहते हैं। वाई? तो इसका जवाब आया उस टिकटॉक के वहाँ के वर्जन से और बाकी देशों के वर्जन से, जो कि दोनों ही देशों के वर्जन में बिल्कुल डिफरेंट था। अगर बात करें चाइना के अंदर, तो जो टिकटॉक चाइना के अंदर यूज किया जाता है उसके ऊपर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन है बच्चों के लिए। अगर 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो वो टिकटॉक सिर्फ दिन में 1 घंटा यूज़ कर पाएगा, और वो भी जो 1 घंटा यूज़ कर रहा है उस 1 घंटे के अंदर उसको किसी भी तरह की वल्गर वीडियो या डांसिंग वीडियो नहीं दिखेगी। उसको वीडियो दिखेगी सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से रिलेटेड या देश के किसी बड़े पद से रिलेटेड। और वहीं पे जो टिकटॉक अलग कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है वहाँ पे ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो वहाँ पे चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई यंग लड़का हो या कोई एज्ड व्यक्ति हो, उसके लिए सारी चीज़ें सेम है। अगर वो जो सर्च करेगा उसको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जानी है। तो ये जो डिफरेंस था ये चाइना ने अपने देश के बच्चों के लिए अलग से एक रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे बाकी देशों के मुकाबले कम बिगड़े। तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ की एप्लीकेशन अपने देश के लिए थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए ये रेस्ट्रिक्शन रखती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बाकी देश के लोग या बाकी देश का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है और अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहा है। तो अब इन सब से बचा कैसे जाए और कैसे अपने बच्चों को दूर रखा जाए, तो इन सब का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप कम से कम जितनी भी शॉर्ट वीडियो हैं, रील्स हैं, इन सब का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें और बच्चों को तो बिल्कुल भी ना करने दें। और अगर फिर भी कोई बच्चा है जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी कराएं, फिजिकल इंटरटेनमेंट के इक्विपमेंट ला के दें, या अगर फिर भी अगर वो मोबाइल ही चाहता है तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बच्चों के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन मोड लगा सकते हैं, और चिल्ड्रन मोड लगाने के बाद अगर आप उसको यूज़ कराते हैं तो उनको वो एडल्ट वीडियो नहीं दिखेंगी। तो हालांकि ये भी सही नहीं है, आप उनको ये भी मत देखने दें, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा जिद बच्चे करते हैं तो आप इसको कम से कम प्रीमियम यूट्यूब लें और उसके बाद बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा के दें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी इन सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से अपने आप को सतर्क रखें, कम से कम टाइम बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा
अगर आपको एंटरटेनमेंट का साधन चाहिए तो फिजिकल एक्टिविटी करें। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या कोई भी चेस हो गया, अलग अलग से जो गेम्स होती हैं फिजिकल एक्टिविटी करें, बजाय कि आप एंटरटेनमेंट का साधन अपने फ़ोन पे ढूंढने लग जाएं। अगर फ़ोन पे कोई ढूंढना है तो आप नॉलेजेबल चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आप गूगल का इस्तेमाल करके अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टैलेंट सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना टाइम बिताने के लिए अगर कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो माइंड है वो टोटली कंट्रोल किया जाता है इन एप्लीकेशन के द्वारा। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर जैसे दिवाली का मौसम चल रहा है तो दिवाली पे अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप जाके बहुत ही किफ़ायती दामों पे, इतना ज़्यादा कम दाम जितना कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब हाफ से भी 80% के आप ऑफ पे आप सामान ले सकते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, चाहे वो आपकी क्लॉथ हों या बूट हों, हर चीज़ 80% ऑफ पे ले सकते हैं। मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में मिल सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप चेकआउट जरूर करें, वहाँ जाके आप अपने मनपसंद चीज़ें जरूर खरीदें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।